नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद नवीन चौधरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज जो ये अगला हमारा अधिनियम है ये है भारत परिषद अधिनियम 1861, क्योंकि ये पहला भारत परिषद अधिनियम है। जब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया भारत का शासन, तब से भारत परिषद अधिनियम बनने लगे। उससे पहले चार्टर बनते थे। ठीक है, तो यह है भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट इसमें अब शुरू करते हैं, इसमें क्या क्या था, इसके क्या कारण थे। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, मतलब भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया। अभी बात याद रखिएगा कि कब आया, 1 अगस्त 1861 को पारित किया गया। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग आवश्यक है। कहने का मतलब उन्हें बंधुआ फ्री के मजदूर चाहिए थे। असली बात ध्यान से समझो। और ये चाह रहे थे कि दोबारा इस तरह की क्रांति ना हो, तो ऐसा कुछ करो कि उन्हीं के लोगों को रखो, सस्ती तनख्वाह पे रखो और काम भी उन्हीं से कराओ। अब उनकी जरूरत है जो लोग भारत में काम कर रहे थे। समझ आया? ये था मुख्य उद्देश्य। आपके ऊपर कोई वो नहीं कर रहे थे एहसान के, नहीं जी, उन्हें तरस आ गया था आप लोगों को। ठीक है, इस सहयोग की नीति के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारत परिषद अधिनियम पारित किया। ये तो सीख देख देख के आप लोग सीख गए। आप लोगों को राजनीति सिखा दी उन लोगों ने कि वो चाहते क्या है और आप क्या चाहते हो। बाद में आप लोगों को अकल आ गई तो आप लड़ने लगे, अन्यथा तो इसी तरह से गुलाम रह जाते। ठीक है, कह रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में क्या क्या हुआ, उसके मेन पॉइंट्स क्या क्या, देखिए सुनिए। कह रहे हैं कि इसके अधिनियम के मुख्य बिंदु हैं कि इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वो इसलिए कि यहाँ के लोग जानते थे यहाँ के धर्म क्या है, यहाँ की व्यवस्था क्या है, भाषा क्या है, बोलचाल क्या है और किस प्रकार का कानून यहाँ होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने सोचा कि भारतीयों को रखो ताकि दोबारा से इस प्रकार का असामंजस्य ना हो ब्रिटिश सरकार और भारतीयों के बीच, और दोबारा से इस प्रकार का स्वतंत्रता संग्राम ना हो, इस प्रकार की स्थिति न उत्पन्न हो सके। किसी भी प्रकार की अराजकता से बचने के लिए उन्होंने इतने सारे कार्य किए। समझ में आया? इस अधिनियम द्वारा वायसराय के परिषद में 5वां सदस्य विधिवेत्ता के रूप में जोड़ा गया। अब एक और जोड़ दी गई, विधिवेत्ता के रूप में परिषद और बनाई गई, और उसकी भी परिषद बनाई गई, विधि परिषद। उसमें भी सदस्य रखे गए। उसमें कम से कम 6 सदस्य रख सकता था और मैक्सिमम 12 सदस्य रख सकता था। हर सदस्य का जो कार्यकाल होता था वो 2 वर्ष के लिए था। समझ आया? आगे बताऊंगा, इसी में आएगा पॉइंट। क्या कहते हैं कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय के परिषद का विस्तार किया गया और कानून निर्माण हेतु अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया, जिनकी संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 तक हो सकती थी। इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का था और इस तरह वायसराय की परिषद में सदस्यों की कुल संख्या बढ़कर के 17 हो गई। 17। ठीक है, अब क्या था, आगे बात हुई कि नामित सदस्यों में, इसमें कुछ नामित सदस्य रखे जाते थे कि हम इनको नामांकित करते हैं, क्योंकि यहाँ इसने कह दिया ना कि इस अधिनियम के अनुसार वायसराय के परिषद विस्तार किया गया और कानून निर्माण हेतु तो अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया, जिनकी संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 तक हो सकती थी। ठीक है ना? अब इसमें कुछ सदस्य नामित होते थे, कुछ परमानेंट होते थे। अब क्या करें कि नामित सदस्यों में से आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। जितने लोग हम सेलेक्ट करेंगे उसमें सभी सरकारी नहीं होने चाहिए, आधे गैर सरकारी यानी प्राइवेट आदमी भी होना चाहिए। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित कर सकता था। नामांकन जो कि पहले से चला रहा था, तो नामित करने की बात यहाँ पे आ गई थी। आगे क्या करें कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय की विस्तारित परिषद के सदस्यों का भारतीय होने के लिए कोई अनिवार्यता नहीं थी। कहने का मतलब ये जो सदस्य थे इसमें कंपलसरी नहीं था कि सभी सदस्य भारतीय ही होंगे। ठीक है, हाँ अभी सही है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पहले पॉइंट कट रहा था कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वायसराय की विस्तारित परिषद के सदस्यों का भारतीय होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी, परंतु व्यवहारिकता में संभ्रांत भारतीय को इसमें जोड़ा जा सकता था। अगर किसी की व्यवहारिक अच्छी है तो उसे आप जोड़ सकते थे, आप अपने मन मतलब अपने विवेक से। विवेक था मतलब यहाँ पे
1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, जो याद रखिएगा ये सवाल पूछा जाता है, यूपीएससी का सवाल है, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 3 सदस्य रखे लॉर्ड कैनिंग ने, एक तो बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे और सर दिनकर राव, ये 3 सदस्य रखे गए। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। इसे विधायी शक्तियां दे दी और दोबारा से विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। इस प्रकार अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, जो सबसे पहले आया था कंपनी को चलाने के लिए, शुरू हुई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया। मतलब वहां से केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो यहाँ इन्होंने क्या काम किया कि मद्रास बंबई प्रेसिडेंसियों को अलग अलग विधायी शक्तियां दे दी, आप जानो आप चला सकते हो अपना राज्य, आप फ्री हो उस चीज के लिए, है ना। जैसे भारत देश में और 2 राज्य अलग, जैसे जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, संविधान हमारा अलग है जी, हम नहीं मानेंगे, ठीक है। इस विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 और पंजाब 1867 में विधान परिषद का गठन हुआ। मतलब 3 विधान परिषदें बनाई गई। मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल बंगाल की बनाई गई 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की बनाई गई 1866 में, यूनाइटेड प्रोविंस समझ लीजिए, जिसको उत्तर प्रदेश को भी कहते थे, और पंजाब की बनाई गई 1867 में। उत्तर प्रदेश को तो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, अगर उत्तर और पश्चिमी सीमा प्रांत की बात करेंगे तो आगे बात आएगी सिंध की, पंजाब से आगे सिंध की, ठीक है ना। और 1867 में बनाई इसने पंजाब की, गठन हो गया, ठीक है। इसने वायसराय को परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्तियां प्रदान कर दी। क्या हुआ कि वायसराय को और शक्तियां मिल गई अधिक कानून बनाने की। इसी ने क्या किया, इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अधिकृत की। आपको याद है ना, मैंने एक अनुच्छेद करा, अनुच्छेद 123 एलएलबी के लिए एक अनुच्छेद कराया मेरी प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं एलएलबी की प्लेलिस्ट में। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति वो यहां से ली गई है, समझ आया। 1800 जो ये है हमारा, इसको बोलते हैं हमारा 1861 का भारत सरकार अधिनियम, वो यहां से मिली है हमको, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति यहां से। कौन सी? इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुति के, कहने का मतलब हमारे यहाँ भी राष्ट्रपति बिना संसद की अनुमति के, अगर संसद उसमें नहीं है, कार्य में नहीं है, मतलब सदन में नहीं है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, या संसद का स्थगन करके भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला पॉइंट, बिना काउंसिल के अध्यादेश जारी करने का आदेश दिया, अधिकृत किया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी, 6 माह। हमारे यहाँ 2 माह है अध्यादेश अगर जारी होगा तो, सदन में बैठने के अंतर्गत, मतलब ऐसे 6 माह रहेगी, लेकिन अगर संसद बैठ रही है तो 2 माह के अंतर्गत या उसे 15 दिन के अंतर्गत वो पारित करना पड़ेगा सदन में बैठने के बाद। इसके अलग अलग नियम मैंने पूरा उसमें बताया, आप उसे पूरा ब्रीफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अध्यादेश कैसे जारी करता है राष्ट्रपति। इसी अधिनियम के अनुसार वायसराय अब प्रशासनिक एवं विधायी कार्य तो नए प्रांतों का गठन और उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। हर प्रांत में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था। दरअसल इसमें होता यह है कि अगर हमारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो उसकी जो सीमा होगी वो 2 महीने होगी। 2 महीने के अंदर अंदर वो संसद में पास होना होगा, अन्यथा उसे निरस्त मान लिया जाएगा। ठीक है, इस अधिनियम के अनुसार हो गया। आगे है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता देगी। क्या था पोर्टफोलियो प्रणाली, क्या थी? तो पोर्टफोलियो प्रणाली, इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकार विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। मतलब कोई भी एक सदस्य को एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। जैसे कहते हैं मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो, मंत्री तो है लेकिन किसी विभाग का अध्यक्ष नहीं है, उसको बोलते हैं जिसकी कोई ताकत ना हो। मंत्री तो है, बाकी उसको वैल्यू नहीं है, उसे कहते हैं मंत्री विदाउट पोर्टफोलियो। अर्थात पोर्टफोलियो होने का मतलब है कि आप किसी ना किसी विभाग के अध्यक्ष भी हैं, ये होता था इसमें। अब कह रहे हैं कि विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था, उसे इस विभाग में काउंसिल की तरफ से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। कहने का मतलब उस विभाग के अंदर जो वो आदेश पारित करेगा वो अंतिम होगा और सर्वमान्य होगा, सबको मानना होगा। ये आदेश पारित करता था। ये कौन होता था? ये होता था लॉर्ड कैनिंग ने जो एक पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की थी, उसका कोई भी सदस्य जो अध्यक्ष होगा इस किसी विभाग का। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो आएगा हमारा भारत परिषद अधिनियम
1892 में आया, इसके बाद 1892 में अगला अधिनियम आया। और मेरा वीडियो दोस्तों यहीं तक था, तो मुझे लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए। वीडियो अच्छा ना लगे डिसलाइक कीजिए, कोई बात नहीं है। मुझे कमेंट भी कीजिए कि आपने डिसलाइक क्यों किया, मैं इसमें क्या सुधार करूं। ठीक है दोस्तों, आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट, आई विल इंप्रूव इट। ये मेरी कोशिश रहेगी, मैं सुधारूंगा जरूर। और आपको किसी विषय वीडियो चाहिए, कोई भी आपको चाहिए, कुछ भी पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने का धन्यवाद, नमस्कार।